आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में उच्च शिक्षा के योग कैसे देखें, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ज्यादातर वहां पड़ती है जब कोई व्यक्ति आपसे यह कुंडली दिखलाने आता है कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। मुख्य रूप से वहां आवश्यकता पड़ता है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे देखे, इस पर 2 कक्षाएं हुई है। यदि आपने उस कक्षा की वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे। आज की इस कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस सरकारी नौकरी कैसे देखें उस कक्षा की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। जब कुंडली में उच्च शिक्षा के योग होते हैं तो हमें अध्ययन करने में अत्यधिक लाभ या सहयोग मिलता है। अगर कुंडली में योग बने हुए हैं तो अध्ययन भी कर लेते हैं, बुद्धि शार्प माइंडेड होती है, स्मरण ज्यादा तेज होता है। यदि कुंडली में योग न भी बने होते हैं परंतु यदि हम प्रयास करते हैं तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, लेकिन थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ता है। रामायण में भी एक चौपाई लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल जाखा। यानी कि जो हम काम करते हैं उसका फल तो मिलना ही है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है, सुना है, अपने शास्त्रों में भी वर्णित है। हम अपने अग्रजों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा भी हमने सुना है कि एक ऋषि, एक व्यक्ति थे जिन्होंने, जिनके मन में इच्छा हो गई कि हम साधु सन्यासी बने, साधु सन्यासी भी बन गए। उनके मन में इच्छा हुई कि अब हम थोड़ा सा बढ़िया साधु बने, ऋषि बने। उन्होंने बढ़िया अपना त्याग तपस्या किया, ऋषि भी बने, महर्षि भी बने। उनके मन में आया कि अब मैं देवर्षि बनूं, यानी कि जो उच्चतम शिखर है हम वहां तक पहुंचे, उनको उसके लिए उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड के जितने देवी देवता वो लोग हैं, अधिकांश देवी देवताओं ने यह चाहा कि नहीं, इनकी तपस्या पूरी नहीं होनी चाहिए। तो देवताओं ने भी उनके तपस्याओं का खंडन करने का प्रयास किया और किया भी। परंतु जब उन्हें एहसास हुआ कि हमें यह काम करना ही है, मन में ठान लिया, तो उन्होंने पुनः तपस्या की, पुनः प्रयास किया और वे सफल भी हुए। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसलिए प्रयास करने से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ तो मिल ही जाता है, होता ही है। लेकिन यदि कुंडली में योग बनते हैं तो वह सभी आसानी से प्राप्त होते चले जाते हैं। क्या यह बातें सही है जो हमने अभी कहा ऋषि के बारे में, देवर्षि के बारे में? आप लोगों ने भी जी सुना हो। जी गुरु जी, बिल्कुल 100% सही है। चलिए, तो कुंडली में उच्च शिक्षा के योग के लिए कुछ ऐसे योग होते हैं जो सामान्यतः हमें उच्च शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक लाभ देते हैं। उसे हम सबों को समझना होगा। कई योग बनते हैं। उदाहरण स्वरूप सबसे पहला योग, कुंडली में यदि बुद्धिआदित्य योग हो। अब बुद्धिआदित्य योग क्या है? तो सूर्य बुध की स्थिति अच्छी हो और दोनों की युति हो, दोनों की युति हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे भावों में हो। जो इस उदाहरण कुंडली में सूर्य बुध की युति नहीं बन रही है, इस उदाहरण कुंडली में सूर्य बुध की युति बिल्कुल नहीं बन रही है। कभी कभी अदृश्य सूर्य बुध की युति बनती है, कभी कभी अदृश्य। अदृश्य सूर्य बुध की युति बनती है। अब अदृश्य सूर्य बुध की युति कैसे हो जाएगा, हम उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब मान लिया जाए कि यही लग्न का मान 19 है, 19 के बदले लग्न का मान यदि 28 हो जाए, कितना हो जाए? 28 हो जाए। सूर्य देव यहीं पे हो, लग्न में ही, और उनका अंशात्मक मान 26 हो, और बुध देव
सूर्य की राशि में हो और उनका अंशात्मक मान 2 हो, उनका अंशात्मक मान 2 हो, बुध का, सूर्य का 26 हो, लग्न 28 अंशों का हो, तो यह लग्न के आसपास तो यह भी हो गया ना, सूर्य का अंशात्मक मान हो गया, लग्न से 4 डिग्री ही तो दूर पर है, लग्न के नजदीक में यह भी हो गया। सूर्य बुध की दूरियां कितनी हैं? तो 4 2 6 अंशों की ही 3 दूरियां हैं, नजदीकी हो गई कि नहीं हो गई? जी राशि, गुरुजी। राशि ही तो अलग है। सूर्य कर्क राशि में होते हैं तो अच्छे फल देते हैं, बुध भी सूर्य की राशि में अच्छे फल देते हैं, लग्न के मान के आसपास में हो ही गया, तो यह अदृश्य बुद्धियादित्य योग हो गया। ऐसे भी योग प्रभावी होते हैं यदि एक ही राशि में अगर योग बन जाता है, अगर सूर्य बुध की युति एक ही किसी राशि में हो जाए और लग्न के जैसे अंशात्मक मान 28 है तो सूर्य का अंशात्मक मान 20 हो जाए, बुध का 22 हो जाए, यानी कि लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में हो, तो बुद्धियादित्य योग होता है। बुद्धियादित्य योग बनता है तो किन भावों में होना चाहिए? कुंडली के शुभ भाव में अगर बनते हैं तो ज्यादा शुभ फल देते हैं, कम से कम कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में बुद्धियादित्य योग न के बराबर फल देते, नहीं बुरा भाव है। अगर यही बुद्धियादित्य योग 5 नंबर की राशि यानी कि सूर्य की राशि में हो, बुध की राशि में हो, 3 या 6 नंबर की राशि में हो, या देव गुरु बृहस्पति की राशि में हो, तो यह बुद्धियादित्य योग अच्छे फल देते हैं, हमारे उच्च शिक्षा में काफी सहयोग प्रदान करते हैं। यानी कि बुद्धियादित्य योग सूर्य बुध या देव गुरु बृहस्पति की राशि में हो, सूर्य बुध की अंशात्मक मान में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं हो और वह अंशात्मक मान लग्न के डिग्री के आसपास में हो, यानी कि लग्न संधि या भाव संधि के आसपास में ग्रहों का अंशात्मक मान न हो, तो बड़े अच्छे फल देते हैं। अब यहीं पे जो हमने दर्शा दिया 7 नंबर की राशि में, यहाँ पे सूर्यदेव नीच के होगा, यहाँ पे सूर्यदेव नीच के हो गए। नीच के होगा, उतने अच्छे फल नहीं देंगे। अगर 12 नंबर की ही राशि में बन जाए, हमने कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन 12 नंबर की राशि में बुधदेव ही नीच के हो जाते हैं, 12 नंबर की राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। नीच के हो जाते हैं। तो यदि ग्रह दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर नीच का हो जाए तो क्या वह फल देगा? नहीं देगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि 12 नंबर की राशि में नहीं, अब इन ही राशियों में बने तो बड़ा ही उत्तम होता है, उच्च शिक्षा के लिए या ज्यादा उत्तम होगी। दूसरा, गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या है? तो चंद्रमा एवं गज केसरी योग चंद्रमा एवं देवगुरु, सूर्य। अच्छा सॉरी। चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति की युति को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्रों में हम लोग नहीं कहते हैं, ज्योतिष शास्त्रों में बतलाया गया है। गज केसरी योग। चंद्रमा एवं गुरु की युति हो तो भी हम उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यह जो अभी चर्चा हो रही है, हमने अभी पूर्व के सूत्र में यह कहा था कि छठे 8वें 12वें भाव में, लेकिन नहीं, यह यहाँ भी फल देता है, 8वें भाव में भी देता है, 12वें भाव में भी फल दे देता है शिक्षा के लिए, चाहे बुद्धियादित्य योग भी। लेकिन थोड़ा बचपना में यह समस्या देता है, यदि 8वें या 12वें भाव में अगर बनता है तो बचपना में प्रारंभिक शिक्षा में बाधा देता है, लेकिन जब वही प्रारंभिक शिक्षा से आगे व्यक्ति निकल जाता है तो यह सहयोगी भी हो जाते हैं। कहने का मतलब गजकेसरी योग चंद्रमा एवं गुरु की युति कुंडली के शुभ भाव में हो, यानी कि लग्न में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 10वें में हो जाए, पंचम में हो जाए, नवम में हो जाए, दूसरे भाव में भी हो जाए। दूसरा भाव विद्या का है, दूसरा भाव विद्या का है,
चाहे 8वें भाव में भी बने तो उच्च शिक्षा के समय में काफी मदद मिल जाता है, यानी कि हायर एजुकेशन अच्छी हो जाती है। तो अच्छी बात है। यदि 12वें भाव में भी बनता है तो व्यक्ति अपने घर से काफी दूर रहकर अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अगर यही गजकेसरी योग देवगुरु बृहस्पति की राशि में बन जाए, यानी कि 9 नंबर या 12 नंबर की राशि में बन जाए, चंद्रमा की राशि में बन जाए, या सूर्य की राशि में बन जाए और शुभ भाव में बने, तो उच्च शिक्षा के योग अच्छे बनते हैं कुंडली में। हाँ दीप्ति जी, आप बोला जाए। प्रणाम गुरु जी। मैं ये कह रही थी कि युति में ही होते हैं गज केसरी योग की, चंद्रमा से 1 4 7 10 में गुरुदेव हो तब भी बनता है? हाँ जी, बनता है। ठीक केंद्र में होने से केंद्रीय प्रभाव बन जाता है, चंद्रमा से केंद्र में भी हो है। तो भी। ठीक है जी। अब यहीं पे चंद्रमा यहाँ पे है, लग्न में है, और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में अगर हो जाते, देवगुरु बृहस्पति यदि चौथे भाव में हो जाते तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होता। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा लग्न में है और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में खडाष्टक योग बना। चंद्रमा का अंशात्मक मान 15 है, देवगुरु बृहस्पति का 18 है। अंशात्मक मान में कोई खास दूरियां नहीं है, लग्न का अभिमान 19 अंश का है। यह क्या बन गया? या तो सकट योग का निर्माण हो गया। हाँ, सकट योग। चंद्रमा नवमांश कुंडली में नीच का भी हो गया। देवगुरु बृहस्पति नवमांश में बुध की राशि में चले गए और बुध से युति भी हो गए। खैर नवमांश कुंडली में युति नहीं देखेंगे, लेकिन राशि तो जरूर देख लेंगे। चंद्रमा बुध की राशि में है, बात बचपना के कारण और ज्यादा समस्या होने की संभावनाएं हैं। तरह तरह के जीवन में खुशियां लंबे दिनों तक नहीं रहेगी, अधिक प्रयास करने पर खुशियां, समृद्धि, संपन्नता वाली बातें आएंगी। खडाष्टक योग का उपाय करने चाहिए। खडाष्टक योग का उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं? देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय किए जाए और चंद्रमा के भी उपाय किए जाए। मन से, यह छठे भाव में चंद्रमा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अब इसके लिए साधारणतया क्या उपाय हो सकते हैं? तो कोई व्यक्ति अपना कोई काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें भले हम सहयोगी बने ना बने, लेकिन कम से कम उसमें विरोधी उसका ना बने। क्या ना बने? जरूरी ना बने। यदि हम विरोधी बनते हैं तो और यह योग हमारे लिए दुष्परिणाम देते चले जाते हैं। अगर हम सहयोगी उसके बन जाएं, कुछ उसका मदद कर दें, तो देवगुरु बृहस्पति धीरे धीरे ठीक होते हैं और हमारे सकट योग का कुछ प्रभाव कम होता है। साथ ही चंद्रमा का भी उपाय करना चाहिए। अपने ज्ञान का उपयोग, अब देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा 8वें है, हम कोई भी काम करें तो बड़े मनन चिंतन के साथ करें। 8वें का चंद्रमा, 8वां भाव क्या है? दूरदर्शिता का है। हम अपने मन में दूरदर्शिता लाएं, अपने कार्यों को पहले प्लान बनाएं, प्लान का कई बार संशोधन करें, फिर उस पर अमल करें। ये कहीं नेगेटिव बातें आने वाली है या समस्याएं आने वाली है तो उसका अवलोकन पहले करें। और अपने ज्ञान का उपयोग करना है तो देवगुरु बृहस्पति को भी सहयोग ले लें, यानी कि अपने से अधिक अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर करें, फिर चिंतन मनन करें और तत्क्षण उस पर अप्लाई ना करके, उस पर अमल ना करके थोड़ा देर से करें, जल्दबाजी न करें। क्या हुआ? सकट योग का हुआ। तो 2 प्रकार के हम लोगों ने योग के बारे में पढ़ा, तीसरे योग के बारे में पढ़ते हैं, हंस योग। यदि कुंडली में हंस योग बनता है
यदि कुंडली में हंस योग बनता है वह भी बड़ा अच्छा होता है। हंस योग क्या है? जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि के होकर के केंद्र में होते हैं तो हंस योग का निर्माण होता है। अब यहाँ पर तो खैर इस कुंडली में लग्न में देवगुरु बृहस्पति होते तो हंस योग होता, या 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि केंद्र में कहीं भी होता तो यह हंस योग का निर्माण करता। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में ऐसा योग नहीं है। हमारे गुरुजनों का कहना है कि पंचम भाव के स्वामी जहां बैठे हों उससे केंद्र में भी यदि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि या अपने स्व राशि के होते हैं तो शिक्षा में सहायक हो ही जाते हैं। इस उदाहरण कुंडली में हंस योग भी नहीं बना है। मंगल देव जो पंचम भाव के स्वामी हैं उससे केंद्र में देवगुरु बृहस्पति भी नहीं है अपने स्वराशि या उच्च राशि के होकर के, यह भी योग नहीं लगा। जो पंच महापुरुष योग होता है इसमें एक योग जो हम लोगों ने पढ़ा हंस योग, जैसे हंस योग गुरु से बनता है, भद्र योग बुध से बनता है, मालव्य योग जो शुक्र से बनता है। अगर इन तीनों योगों में से कोई भी एक योग बने तो यह शिक्षा के लिए महायोग के नाम से जाना जाता है। भद्र योग के लिए यह बतलाया गया है कि केंद्र में 3 या 6 नंबर की राशि में हो। मालव्य योग के लिए यह बताया गया है कि 2, 7 या 12 नंबर की राशि में होकर के शुक्र देव केंद्र में हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। यह उच्च शिक्षा में ये सभी सहायक हो जाते हैं। कुछ महायोग भी होते हैं स्थान परिवर्तन के कारण बनते हैं जो हमारे उच्च शिक्षा में सहायक होते हैं। कुछ जो महायोग होते हैं या स्थान परिवर्तन से बनने वाले योग भी हमारे उच्च शिक्षा में सहायक होते हैं। ऐसे योगों के बारे में क्या आप लोगों को जानकारी है? कोई 1-2 योग बोलेंगे आप लोग? गुरुजी सरस्वती योग जो होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा। तो सबसे पहले स्थान परिवर्तन या हम लोग सरस्वती योग पर भी चर्चा कर लेंगे। महायोग जो स्थान परिवर्तन से बनने वाले होते हैं तो आप देखें लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, दशमेश एवं एकादशेश। इन भावों के स्वामियों में से किसी भी स्वामी का कहीं से भी युति या स्थान परिवर्तन हो तो यह योग बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए देवगुरु बृहस्पति अपने राशि में है, यहाँ पर मंगल देव हैं तो मंगल देव दशमेश और पंचमेश भी हैं और शनि की राशि में है। तो क्या शनि देव मंगल की राशि में है? तो नहीं है। सूर्य शनि की राशि में है, शनि सूर्य की राशि में नहीं है। शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है तो देवगुरु बृहस्पति शनि का स्थान परिवर्तन नहीं। शुक्र मंगल की राशि में है तो मंगल शुक्र की राशि में नहीं है। बुध शनि की राशि में है तो शनि बुध की राशि में नहीं है। यानी कि स्थान परिवर्तन तो नहीं है ना? नहीं गुरुजी। इस कुंडली में स्थान परिवर्तन भी किसी भाव से किसी भाव का नहीं है तो उच्च शिक्षा के योग कम दिखलाई देते हैं। हाँ, तो हो सकते हैं कि अन्य कोई योग बन रहे हों। हम लोग जो योग पढ़ रहे हैं वही सभी योग इस कुंडली पर लागू हो या कोई निश्चित नहीं है। अगर इन भावों में से अगर किसी भी भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन होता है तो हमें उच्च शिक्षा की तरफ
जरूर लेके जाते हैं, उच्च बुद्धिमता की तरफ जरूर लेकर जाते हैं। जैसे दशमेश और एकादश शेष की भी युति हो जाए तो यह विस्तृत रूप से कार्यों का व्यापक रूप एवं आय का व्यापक रूप का परिचायक है। तो कार्य एवं आय का व्यापक रूप होना हमारे बुद्धि पर ही निर्भर करता है। तो जितना बुद्धि विद्या होगा उतना ही हम व्यापकता ला सकेंगे। जब विद्या बुद्धि ही नहीं तो फिर व्यापकता कहाँ से होगा। इसलिए यदि यह योग है तो व्यापकता आने की संभावना है, तो उस लायक बुद्धि ईश्वर जरूर देते हैं। इसलिए सहयोगी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उच्च शिक्षा में सभी योग सहयोग प्रदान करते हैं। अब आते हैं सरस्वती योग की चर्चा हुई थी, सरस्वती योग पर भी हम लोग चर्चा कर लें। कुंडली में सरस्वती योग बनता है, सरस्वती योग, यह भी हमारे उच्च शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। तो सरस्वती योग कैसे बनते हैं? बुध, गुरु एवं शुक्र, तीन ही तो ग्रह हैं जो हमारे बुद्धि को मजबूत करते हैं। गुरु, शुक्र एवं बुध, ये तीनों ज्ञान प्रदाता ग्रह हैं, तीनों ज्ञान प्रदाता ग्रह हैं। अगर ये तीनों केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो सरस्वती योग का निर्माण होता है और अच्छी स्थिति में हो। तो शुक्रदेव तो केंद्र में है, बुध देव केंद्र में है, शुक्रदेव मंगल की राशि में है, तत्कालिक मित्रता है, ठीक है। लेकिन गुरुदेव तो छठे भाव में हो गए। गुरुदेव छठे भाव में, छठे भाव में हो गए, या दूसरे भाव में बने अगर तीनों की युति हो जाए तो, या तीनों का संबंध, इन तीनों का संबंध किसी भी प्रकार से दूसरे भाव से हो जाए। तो देव गुरु बृहस्पति तो दूसरे भाव को देख रहे हैं, बुध नहीं देख रहे हैं, शुक्र भी नहीं देख रहे हैं, या तीनों का संबंध पंचम भाव से हो जाए तो तीनों में कोई भी ग्रह पंचम भाव को नहीं देख रहे हैं, तो क्या इस कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। अगर बुध एवं शुक्र दोनों ही दूसरे भाव में हो, साथ में देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि के होते हैं, तो भी सरस्वती योग का निर्माण होता है। अगर दूसरे भाव में शुक्र बुध की युति हो और देव गुरु बृहस्पति शुभ भाव के होकर के अपने उच्च राशि के हो, तो सरस्वती योग का, यानी कि विद्या काफी होती है। तो जब विद्या काफी हो गई, ज्ञान अच्छा हुआ, वो क्योंकि दूसरा भाव विद्या की निपुणता के लिए देखा जाता है। तो जब विद्या की निपुणता भाव में ही बुध शुक्र हो और कुंडली के शुभ भाव में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो, तो भी अच्छा योग। जब विद्या बुद्धि अच्छी हो गई तो हम कह सकते हैं कि सरस्वती का आशीर्वाद है, हम कह सकते हैं कि सरस्वती का आशीर्वाद। और भी देखना है, और क्या देखना है? वैसे संबंधित भाव को देखना है, भाव को भी देखें, लग्न को भी देखें। संबंधित भाव जिसे विद्या प्राप्त करना है उसको देखेंगे। तो विद्या प्राप्त किसको, किस भाव को करना है? विद्या का विचार किस भाव से किया जाता है? दूसरा भाव या पांचवा भाव? प्रारंभिक शिक्षा के लिए दूसरा और फिर पंचम। पंचम भाव तो बुद्धिमता का हो गया, दूसरा चौथा भाव प्रारंभिक शिक्षा का हो जाता है, जहां से माता के द्वारा शिक्षा मिलती है। देखो, विद्या की निपुणता दूसरा भाव है, विद्या की निपुणता दूसरा भाव है। जब तक हम उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त नहीं करते, अपने शिक्षा में शोध नहीं करते, तब तक विद्या की निपुणता नहीं होती। इसीलिए तो नवम भाव से उच्च शिक्षा देखा जाता है, ताकि नवम भाव क्या है? दूसरे से आठवां है,
तभी तो निपुणता वहां मिलती है। और फिर सातवां भाव क्या है? सहयोगी है। तो निपुणता प्राप्त जब हो जाता है दूसरे भाव को उच्च शिक्षा के द्वारा, तो उस पर वह आगे बढ़ते हैं, नया कुछ सूत्र, नया कुछ ज्ञान निकालते हैं। सातवां भाव के सहयोग से लग्न और सातवें भाव के सहयोग से सृष्टि का नया संचार होता है। ठीक उसी प्रकार विद्या की निपुणता दूसरा भाव है, और फिर वहां से हम आठवें भाव से सहयोग लेकर यानी कि अनुसंधान करके नए ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद में। कुंडली सभी बड़ी रहस्यमयी होती है। कुंडली के रहस्यों को समझना हम साधारण मनुष्यों के बस में जल्दी नहीं है। यह है जो अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया यहाँ कुछ क्षण, एक दो वाक्यों में, कि विद्या की निपुणता दूसरा भाव है। उच्च शिक्षा प्राप्त जब हम करते हैं यानी कि आठवां नवम भाव से जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसे मजबूती मिलती है। फिर उसके बाद में इसके सातवें भाव से हम नया जब अनुसंधान करते हैं, यानी कि सातवां भाव अनुसंधान का हो जाता है, इसका मतलब सहयोग कर देता है, और यह भाव अनुसंधान का है। तो फिर नए बुद्धि ज्ञान का संचार होता है। जिस प्रकार व्यक्ति की शादी होती है, सातवां भाव और लग्न भाव मिलकर के नए सृष्टि की संरचना, नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार तो दूसरा भाव जो विद्या की निपुणता, चौथे भाव मन की स्थिरता एवं प्रारंभिक विद्या का है का, जैसे कि चौथा भाव हो गया इच्छा भाव यानी कि 11वां, पंचम भाव यानी कि बुद्धि, 10वां भाव यानी कि कर्म भूमि, यानी कि दूसरा भाव विद्या की निपुणता, चौथा भाव, रुकिए जरा साफ करते हैं इसको हम। दूसरा भाव विद्या की निपुणता, चौथा भाव मन की स्थिरता, पांचवा भाव विवेकशीलता, और हमारी कर्म भूमि 10वां भाव। या इसको यहाँ 10वां भाव नहीं लेंगे तो हम, जो हमारी बुद्धिमता का कर्म भूमि हुआ 10वां, वह दूसरा भाव हुआ। कि दूसरा भाव की महत्ता को समझें। दूसरा भाव से विद्या की निपुणता देखी जाती है। चौथा भाव मन की स्थिरता, दूसरा भाव हमारे बुद्धिमता भाव से 10वां है, यानी कर्म भूमि भी है। आठवां भाव हमारे शोध का है, 9वां भाव हमारे उच्च शिक्षा का है, 11वां भाव हमारे लग्न का इच्छा भी है। हम लोगों ने भावों की महत्ता तो समझा। अब इस पर ज्योतिषीय सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ज्योतिषीय सूत्र क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर यह देखा जाए कि लग्न से 5वां जो हमारे बुद्धि भाव है एवं लग्न से 9वां जो हमारे उच्च शिक्षा का भाव है, यदि दोनों में परस्पर संबंध हो जाए या दोनों शुभ प्रभावित हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी मंगल एवं 9वें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, क्या दोनों में संबंध है? तो नहीं है। तो यदि लग्न कुंडली में संबंध नहीं होता है तो नवमांश कुंडली में देखते हैं कि क्या राशि परिवर्तन है। तो देव गुरु बृहस्पति बुध की राशि में है, मंगल देव गुरु बृहस्पति की राशि में, यानी कि मंगल का संबंध तो देव गुरु बृहस्पति से बन रहा है।
यानी कि व्यक्ति कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्या सहयोग मिल रहा है? तो देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में नहीं है, यहाँ पर परस्पर दृष्टि है। नवमांश में दृष्टियां नहीं ले जाती, नवमांश में ड्यूटियां नहीं ली जाएगी, नवमांश में केवल राशि परिवर्तन ही देखे जाएंगे आपसी संबंधों के लिए, अन्य कुछ भी नहीं देखे जाएंगे। हाँ, यदि दाम्पत्य जीवन का फलादेश होता, यदि पार्टनरशिप का फलादेश होता, तो हम नवमांश कुंडली में परस्पर दृष्टियों को देख लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं। क्या यह भाव शुभ प्रभावित है? पंचम भाव एवं नवम भाव शुभ प्रभावित है, तो पंचम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, स्थिति भी नहीं है। हाँ, पंचम भाव से 11वें भाव में, 11वां भाव कोई भी होता है, यानी कि कोई भी ग्रह अपने से तीसरे भाव को प्रभावित जरूर करता है। कोई भी ग्रह अपने से तीसरे भाव को प्रभावित करता है, तो राहु प्रभावित कर रहा है। राहु अच्छा ग्रह नहीं कहा जाता, राहु शनि से भी दृष्ट है। हालांकि शनि एवं राहु का अंशात्मक मान इस कुंडली में काफी ज्यादा है, इसलिए प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन राहु का अंश 25 है, लग्न का अंश 19 है, इसलिए राहु इसके विद्या को प्रभावित कर रहा है, बुद्धिमत्ता में दिग्भ्रमिता देने का प्रयास कर रहा है। शनि तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं राहु को, क्योंकि अंशात्मक मान में काफी दूर है। दोनों में से कोई भी भाव सुप्रभावित नहीं है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इससे आगे की विषय वस्तु हम लोग, आज यह भाग 1 हो गया, हम लोग आगे की कक्षा में इससे आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी तो ढेर सारी विषय वस्तु याद आते चले गए, समयाभाव के कारण हम लोग गुरुजी एक चीज समझ में नहीं आई कि हर ग्रह अपने से तीसरे भाव को प्रभावित करता है। हाँ, नहीं समझ में आया। हर ग्रह अपने से तीसरे भाव को प्रभावित करता है। अब आप ही देखें अपने कुंडली पर कि आप कोई भी ग्रह बोले, लग्न का मान बोले, उस ग्रह का मान बोले और उस ग्रह का भाव बोले कि किस भाव में है, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या आपके जीवन में प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी एक ग्रह बोले। गुरुजी लगन का मान तो 29 है। अच्छा चलिए, हम कोई भी ग्रह को बोल रहे, और जुपिटर का मान 15 है। चलिए ठीक, तब तो ये लग्न संधि पे आ गए ना। अच्छा, जुपिटर का मान 15 है, किस भाव में है? पहले ही भाव में है। पहले ही भाव में है। चलिए, अगर लग्न का भाव चाहे वह जितने भी हो, ये लग्न संधि पे हो गए, ये उतने फलदाता नहीं हुए, परंतु अपने से तीसरे भाव को यह प्रभावित कर दिया, यानी कि आपके तीसरा भाव आपका स्किल है, आपको समझाने का तरीका है, आपको किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने का तरीका है, वहां पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हो गया। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करते, कुछ ना कुछ तो फल देंगे ही देंगे, तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करते, नहीं सोचते जिसमें पारदर्शिता ना हो। जहां भी आप काम करते हैं, जिससे वार्तालाप करते हैं, तो आप तथ्यों के साथ में करते हैं। और यदि आप कोई गलत बात ही बोलते हैं, तो उसका कारण आप अपने पास में रखते हैं कि आपने यह बातें क्यों कही। सामने वाला यदि बोलता है तो आप कारण बताते हैं कि हम इस कारण से मैंने यह बातें कह दी, भले ही तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। क्या यह बातें आप पर लागू हो रही हैं? हाँ जी गुरुजी। तो फिर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव तीसरे भाव पे पड़ा या नहीं पड़ा? हमने जितनी बातें कही वह तो देवगुरु बृहस्पति के गुण धर्मों के आलोक में कह दिया ना। जी गुरुजी। तो तो ये तीसरे सभी ग्रहों पे लागू होगा गुरुजी? तो अब यह तो सोचने की बात है। अब दूसरे किसी ग्रह का नाम बोले आप, और किस सूर्य है 10वें भाव में है। 10वें भाव में है, तो 10वें से तीसरा 12वां 12वां भाव हो गया। तो एक
सूर्यदेव क्या है? सकारात्मक ग्रह है। हम्म, सूर्यदेव क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक ग्रह है, सात्विक ग्रह है, लेकिन सूर्यदेव अधिकार भी है। हम्म, तो 12वें भाव के कार्यों में आपके मन में यह विचार आते होंगे कि यह मेरा अधिकार है, यह मेरा कायदा है, लेकिन आप उसमें त्रुटियां बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आप अगर उस भाव से संबंधित कोई बुरा काम होता है तो आप झल्ला जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्यदेव अधिकार है और सात्विकता भी। क्या ऐसा झलकता है? जी गुरु जी। आप सभी सोचें, क्योंकि वह 11वां भाव इच्छा का होता है। किसका? तो अपने से तीसरे भाव का इच्छा है वो। सूर्य अपने से तीसरे भाव से तो 12वें भाव से तो 11वें हो गए ना। जी गुरु जी। तो फिर 12वें भाव का इच्छा तो 10वां भाव ही है। हम्म, बस हो गया। ठीक है गुरु जी। अब स्पष्ट हो गया। हो गया गुरु जी, पहली बार सुना था ना ये वाला। तो पहला बार की बात नहीं है ना, ये तो हमने जो भी बातें कही, यह तो ग्रहों की, या हम लोगों ने जो बचपना में, या बचपना क्या, जो प्रारंभिक स्तर में जो हम लोगों ने पढ़ा कि 11वां भाव इच्छा का होता है। 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छे फल प्रदान करते हैं। किसके लिए? तो लग्न के लिए। तो 11वां, अब 12वें भाव को यदि लग्न मान लिया जाए तो 10वां भाव तो उसका 11वां हो ही गया ना। तो फिर तो वहां तो वह नियम लागू करेगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आज की सभी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों की यह कक्षा आज की ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। यदि सहायक हुआ है तो आप लोग अपने मित्रों को भी इस कक्षा के बारे में जानकारी अवश्य दें। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी।